अच्छा, घर में दरख्त है यार। ये कोई अगर बच्चा रिकॉर्ड भी करे लेक्चर ना, तो यूट्यूब पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना इधर शेयर करने की। असल में हमारी गुफ्तगू जो होती है ना, वो जरा होती है फ्री। तो जो भी सर्किट होता है, जो भी वायर होती है जिसमें करंट जा रहा होता है, अगर आप कुछ लम्हों के बाद उस वायर को आप हाथ लगाएं तो वो गर्म हो चुकी होती है। तो हम कहते हैं कि ये एक हॉट बॉडी बन गया, बेसिकली उसका टेम्परेचर बढ़ चुका। और टेम्परेचर आपको पता है वो क्या है, वो एवरेज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ऑफ द एटम्स। तो अब एटम्स की एनर्जी बढ़ेगी तो पूरी वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उस वायर का जो टेम्परेचर है या उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू द कंटिन्यूअस कूलिंग, bumping collision of electrons with lattice atom, electrons continuously transfer their energy to the lattice atoms, hence thereby increasing the energy of the atoms, thereby increase the energy temperature of the conductor, जिसकी वजह से कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। और यही वो हीटिंग इफेक्ट है जिस पर वाप्ड अपने आप को बचा लेता है, हर दफा जस्टिफाई कर लेता है। जब भी आप देखें ना, वाप्डा वालों को कभी किसी को सजा नहीं होती, उसकी वजह ये कि जब भी आप एक जो ये पावर प्लांट्स हैं, जब ये बिजली पैदा करते हैं तो ये बताते हैं कि हमने इतने एनर्जी पैदा की। जब रिकवरी होती है मिलों के जरिए तो बताते हैं इतने यूनिट्स की, इतनी एनर्जी की रिकवरी हुई है। तो भाई इतनी एनर्जी कहाँ गई? अब चाहे उन्होंने वो चोरी करवाई या उसको उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया या कुंडे लगाए, जो भी किया, तो वापडा वाले उसको बड़े इजीली जस्टिफाई करते हैं कि ये एनर्जी लॉस हो गया, ये जी लॉस शो कर दो, इसे लॉस शो कर दो। जब भी वो आप देखें अक्सर जो है ना, वो नवाज शरीफ के ज़माने में जो था वजीर, वो आबिद शेर अली, तो वो अक्सर कहता था कि ये फीडर इतने % लॉस पे जा रहा है, ये फीडर इतने % लॉस पे जा रहा है, तो केपी का ये फीडर इतने % लॉस पे जा रहा है। तो वो क्या था, वो यही होता है कि मतलब आपने एक फीडर को 100 जॉल एनर्जी दी है और रिकवरी जो है वो सिर्फ 10 जॉल की आई है, तो उसमें से 90 जॉल जो है ना वो गायब हो गया। अब सजा आप नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? वो जो SDO एक्सियन वगैरह सारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं, वो कहते हैं जी एनर्जी लॉस हो गई। अब उन्हें कहते हैं एनर्जी लॉस कैसे होगी? वो कहते हैं देखिए जी, ये इतनी लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइनें जा रही हैं, आपने फलां बस्ती को, फलां वादी को, फलां होटल को भी आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी है जो कि इतनी दूर है, तो इतनी किलोमीटर्स की वायर जा रही हैं, तो जब वहाँ पे करंट जाएगा तो एनर्जी तो लॉस होगी। तो बच्चे ये है मामला सारा। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रेजिस्टेंस, तो इसे फिर आगे जाके हम रेजिस्टेंस कह देंगे। तो जो लैटिस एटम बेसिकली, तो जब एक सॉलिड वायर में, इसीलिए आमतौर पे जो बड़ी मेन ट्रांसमिशन लाइन होती है, आप देखिए उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, वो मोटी तार होती है। वो मोटी तार इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम से कम हो, और इसी तरह ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट कम से कम पास करवाया जाए और एनर्जी लॉस को मिनिमाइज किया जाए। लेकिन फिर भी आप इसको 100% ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि सुपर कनेक्टर नहीं आते। इसलिए फिर वो हमेशा हर कोई बच जाता है, क्योंकि जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें भी पता तो होता है कि हाँ भाई एनर्जी लॉस तो होनी ही होनी। तो जो अब थर्मल से बिजली पैदा होकर अगर मुजफ्फरगढ़ शहर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो, तब भी इन तारों में, और जो हमारे घरों की सप्लाई आ रही है, अब ये जब से ये अंडरग्राउंड फिटिंग आई है तब से भी काफ़ी हद तक एनर्जी लॉस कम हो गई है, क्योंकि अब हम शॉर्ट यूज़ करते हैं ना। पहले तो ये होता ना, इधर बल्ब लगाने तो पूरी दीवार तार घूम के आती थी। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ यूज़ होगी उतना एक तो आपका रनिंग उस वक्त जो एक्सपेंडिचर होगा, इनपुट एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ेगा, आपने ज़्यादा तार खरीदी, पैसा ज़्यादा लगा आपका। फिर दूसरा ये कि मुसलसल 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 जो है ना, वो आपके जब हर महीने हर दिन वो बल्ब जल रहा होगा आखिरी कमरे का, तो आपका जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि मुसलसल जो है ना वो वायर जो है उसमें एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। सिर्फ जब आप अपने घर में कोठी बनाए, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाए, अपनी कोठी बनाए, तो आप जो है ना कोशिश करें इस हवाले से भी एक अच्छे कंसल्टेंट, जिसे कहते हैं डॉक्टर कंसल्टेंट, तो एक अच्छा इलेक्ट्रिक कंसल्टेंट जो है ना उसे आपने यूज़ करना है, उसे आपने कंसल्ट करना है, जो आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो है जो आपको बेहतर तौर पर बताएगा कि किस तरह उस वक्त भी आपका पैसा सेव हो सकता है, कौन सी कंपनी की तार अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ करें, और वो परमानेंटली आगे भी हर महीने हर दिन जो है वो आपकी एनर्जी सेव करेगी। तो जितनी वायर की रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा। जॉल्स लॉ, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, जॉल्स लॉ की मदद से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये है I²RT। ये इसका फॉर्मूला है जी, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू इट फॉर टाइम T। जितना टाइम ज्यादा चलेगा उतना एनर्जी लॉस भी, हीट भी ज्यादा होती जाएगी। जितना ज्यादा, आपको पता है ना, टीवी अगर आपने 1 घंटा चलाया है तो इतना गर्म नहीं होगा, 5 घंटे के बाद आप देखेंगे उसके हाथ लगाएं तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जितना ज्यादा टाइम के लिए चलेगा, तार में से करंट जाएगा, उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। जितनी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी।
और जितना ज़्यादा करंट उसमें गुजारा है उतना ही ज़्यादा हीट लॉस भी होगा। तो इसीलिए एसी के लिए जो वायर यूज़ होती है वो मीटर से लेकर अपना मेन बोर्ड से लेकर एसी तक वो भी डिफरेंट वायर यूज़ होती है। मेरे ख्याल में उसका भी मोटी तार होती है, वो उसका भी एरिया ज़्यादा होता है, वो भी इसीलिए क्योंकि एसी ने ज़्यादा करंट लेना होता है। आमतौर पर 9-10 एम्पीयर पर तो एसी चल रहा होता है, तो फिर ये इतना ज़्यादा जब करंट जाएगा तो अगर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी तो फिर हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी एक वजह होती है, एसी वायर डिफरेंट होती है आम वायर से। जी बच्चों, जाउज़ लॉ की मदद से आप ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो मैंने डिस्कस किए कि वायर्स में एनर्जी लॉस हो रही है। मीटर में से वो तार करंट आ गया, वो आपकी रीडिंग में तो आ गया, यूनिट में तो आ गया, लेकिन अब फर्ज करें अगर हम 100 किलो वाट आवर पूरे महीने में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 80-90 किलो वाट आवर हम यूज़ करते हैं, 10 to 20 किलो वाट आवर जो है ना वो हम ज़ाया कर देते हैं वायर्स में, और ये ज़ाया होनी है जब तक सुपर कंडक्टर नहीं आता। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि हम इस्त्री कर रहे हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक केटल में चाय बना रहे हैं, वो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इलेक्ट्रिक गीज़र है तो वो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हम उसके हीटिंग इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जी अक्सा अली कुछ कहना चाहती हैं आप? अक्सा अली कुछ कहना चाहती हैं? अक्सा अली कुछ नहीं कहना? अच्छा, वैसे अपने माइक ऑन किया। आगे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट में हमारे पास जो है ये तो कंपल्सरी इफेक्ट है, ये तो आप लोग जानते भी हैं कि जब भी ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं तो 1814 में प्रोफेसर हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, प्रोफेसर हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ये वो साइंटिस्ट है जिसने 1814 में सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि एक वायर में अगर करंट जा रहा हो तो उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ये जो मैं सिंबल्स बना रहा हूँ ये कंपस निडल की है, ये एक मैग्नेटाइज्ड आयरन निडल होती है, इसे हम कंपस कहते हैं। कंपास ये एक ऐसे सर्कुलर डन करते हैं, तो ये बारीक सी मैग्नेटाइज्ड निडल होती है। इसका एरो जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है, टेल साउथ की तरफ होती है। तो आप अपने मोबाइल में अगर आपका ये है तो आप अपने घर में देख सकते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर जहाँ बैठे क्लास ले रहे हैं वहाँ पर ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है। तो यहाँ पर जो है आइडियल अकेडमी बनी हुई है, ये नॉर्थ मेरे सामने है, साउथ पीछे है, ईस्ट वेस्ट, इसीलिए यहाँ पर ज़रा वेंटिलेशन का मसला रहता है क्योंकि नॉर्थ का जो हमारा एरिया है वो बहुत छोटा है और साउथ का भी एरिया बहुत छोटा है। हवा ऐसे आती है, इसलिए जब गर्मी होती है ना तो सर गेट खोल देते हैं, वो इसलिए ना हवा ने यहाँ से आना होता है। और हमारी विंडो लगी हुई है ईस्ट वेस्ट, अब यहाँ तो हवा ना आती है, जाती है, इसलिए हमारे कमरों में हवा नहीं आती। और साइंटिस्ट मतलब इंजीनियर्स कहते हैं कि आपको घर जो है ना वो नॉर्थ साउथ बनाने चाहिए ऐसे वेंटिलेशन के लिए, हम ईस्ट वेस्ट बना देते हैं मतलब। बहरहाल उसने एक वो लिया, गत्ता लिया हार्ड बोर्ड सा, उसके दरमियान में से सुराख करके उसमें तार गुजारी, तार में से करंट पास किया, फिर उसने उस कंपास को ना उस गत्ते के ऊपर रखा, ऐसे रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा। उसने देखा कि वो हर जगह पर ना अपने जो डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, वो चेंज कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई वायर ना हो ना, मैं उसी कंपास को इसी टेबल के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन पर रखूँ ना, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगी और वो ये शो करेगी जमीन का नॉर्थ पोल साउथ पोल, जमीन का नॉर्थ, जमीन के लिहाज से नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, तो हमेशा ये एक ही पोजीशन पर रहेगी। उस कार्डबोर्ड के ऊपर जब इसने अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो वहां से फिर उसको ये लगा कि जो है ना वो कि यहाँ पर जरूर ये जमीन का इफेक्ट नहीं है, ये जरूर करंट का इफेक्ट है, करंट की वजह से ही ये मुख्तलिफ डायरेक्शन शो कर रहा है। फिर उसने कहा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइन जो है वो सर्कुलर है। मजीद चैप्टर 14 में इसको लेकर चलेंगे, इसी फिनोमेना को चैप्टर 14 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये कंपल्सरी ये इंक्रीजिंग इफेक्ट है करंट का। वो तो लैटिस एटम की वजह से हीटिंग इफेक्ट लैटिस एटम की वजह से था। अगर लैटिस एटम आप मतलब सुपर कंडक्टर बनाते हैं, रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं, तो आई स्क्वायर आर टी, तो हीटिंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो वो भी मतलब कह सकते हैं कि वो कुछ डिपेंडेंट है। ये अभी फिलहाल इसका ओरिजिन हमें नहीं मालूम कि करंट जब किसी वायर में जा रहा हो, हाँ याद रखिएगा बेयर वायर हो, नंगी तार हो,
ये जो ऊपर इंसुलेशन होती है ना उसके ऊपर, ये ना हो कि आप एक तार ले लें इंसुलेशन वाली और फिर शुरू हो जाए कंपास उठा के, कहीं सर ने गलत बताया। बेयर वायर हो तो हर वायर, जो भी वायर है, और मैं इसको आपको बताया था, मैंने पहले भी फर्स्ट टाइम बताया कि मैं इसको खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब मैं सुपीरियर पढ़ाने जाता था ना, तो ये आप अलीपुर बाईपास से आगे निकले तो आपको ना खानगढ़ जाते हुए लेंथ ऑफ वायर की ना, अब्दुल साइम लेंथ ऑफ वायर इसमें आ गई ना आर में। ये जो आई स्क्वायर आर टी है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लेंथ और एरिया वायर का आर में आ गया हीटिंग इफेक्ट में। आपके सवाल का जवाब था। तो अगर आप बाईपास से आगे निकले ना, तो ये जो बड़ी बड़ी थर्मल की तारें जा रही हैं, बड़ी थर्मल की मेन लाइनें जा रही हैं ऊपर से, और रोड के क्रॉस जा रही हैं। तो अक्सर कभी कभी क्योंकि ये जरा रोड खाली सा होता है, तो मैं हीरोगिरी दिखाता था, और मोटरसाइकिल को जहां से पकड़ना होता है, जहां उसके लेदर के रबड़ के जो उसके बने होते हैं, ग्रिप बनी होती है, मैं उसकी बजाय ना उसके आगे जो स्टील का रॉड है, मैं अक्सर वहां से मोटरसाइकिल को पकड़ लेता। या कभी कभी सपने सुहाने लड़कपन के, तो कभी कभी सपने देखता हुआ जा रहा हूँ, तो मेरा कोई अंगूठा जो है ना वो उस मेटल के ऊपर आ गया, बड़ा हुआ है, वैसे बड़ा हुआ है। तो अक्सर कभी मतलब काफी दफा ऐसा हुआ, एक दफा नहीं काफी दफा हुआ कि जब मैं वहां जाते हुए आते हुए, जब मैं उस तारों के नीचे से गुजरता था, तो इतना जबरदस्त किस्म का मुझे शौक लगता था, करंट लगता था, कि मेरा हाथ जो है ना हैंडल से ऐसे एक लम्हे के लिए ना ऐसे उठ जाता था। अच्छा, मैं कहते यार, अच्छा तारों के नीचे आ गया, वो करंट मुझे क्यों लगा, हालांकि मैं तारे काफी ऊपर है, मैं नीचे से गुजर रहा हूँ। वो इसलिए लगा क्योंकि जो मोटरसाइकिल का हैंडल है वो मेटालिक है, वो एक मेटालिक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो जो वायर्स हैं उनमें अच्छा खासा करंट जा रहा है, उन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, और मैं उस वक्त उस मैग्नेटिक फील्ड के नीचे जा रहा हूँ। जैसे अगर आप चनाब पार्क जाए ना, तो वो भी मना करते हैं, जब आप कश्तियाँ चला रहे होते हैं ना पानी में, तो वो कहते हैं वो जो तारों के नीचे न जाना आपने, जो दूर करके ना पानी के ऊपर से तारे गुजर रही हैं, वो कहते हैं वहां नहीं जाना आपने कभी भी। तो वजह वही है, हम कहते हैं अच्छा यहां से मना किया, यहाँ तो हम जरूर जाएंगे। हाँ, ये जो महबूब असलम कहते हैं ना वायर की आवाज कैसी होती है, जी हाँ, ये वायर में जो आवाज आती है ना, दिस इज बेसिकली दी कुलियन शो करती है, ये इलेक्ट्रॉन की कुलियन है। अगर कोई कहे ना, अगर कोई जानना चाहे कि इलेक्ट्रॉन होता भी है या सारी बातें ख्याल में हो रही हैं, सपनों में हो रही हैं, तो वो भी ये वायर्स के नीचे जाके देख सकता है। इन वायर्स के नीचे बाकायदा आवाज भी आती है, शोर की ना, बड़ी शोर का ऐसे ना आवाज आ रही होती है। तो अलग से ही आवाज आती है बहुत तेज। जी जी सर निशान अलग क्या, से हाँ हाँ अलग से आवाज आती है ना, वो जो आवाज है ना, वो आवाज बच्चे, वो आवाज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कुलियन की साउंड है विद लैटिस सर सेटअप। जी सर चनाब पार्क में भी तो इस तरह से आवाज आ रही होती है ना, वहां पे भी तो तारे काफी नीचे हैं, तो ऐसा शोर वहां पे सुनाई देता है। अगर आप कोई अगर आप कोई मेटल लेके उसके नीचे चले गए तो आपको करंट लग सकता है, खड़े हो तो नहीं लगेगा, मतलब मूविंग फेज में, मतलब कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है ना, फिर फोर्स लगती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती उन इलेक्ट्रॉन पर जो हैंडल के अंदर है, फिर वो करंट बन जाता है, ड्रिफ्ट होते हैं, और जब वो करंट बनता है तो वो मेरे हाथ में लगा। तो ये पर्सनली काफी दफा एक्सपीरियंस भी किया। इसके अलावा अगर आपकी टीवी चल रही है, बड़ा वाला टीवी हो, ये एलसीडी नहीं, यहाँ एलसीडी पे तो नहीं महसूस होता, नहीं, मेरे बाल नहीं खड़े हो रहे हैं यहाँ हाथ के ना, मेरे हाथ के बाल। अगर आपके पास बड़ा वाला टीवी है ना, सर सीआरटी टीवी, और जिसमें बड़े पीछे से बड़ा होता जी मॉनिटर, हाँ हाँ हम साहब बोलो सर भाई। अगर इन तारों के नीचे से गुजरे, अगर एक बंदा दूसरे बंदे से टच होता है तभी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज अगर खत्म हो इन गई। नीचे से गुजरे। ये बच्चा कह रहा है मेरे साथ भी काफी दफा ऐसा हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही हम साहब। अच्छा तो सर उसमें ना, सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर इन तारों के नीचे से गुजरे ना, तो एक बंदा जब दूसरे बंदे से उसकी वो टच होता है ना, तो तभी शॉक लगता है सर। हाँ हाँ काफी लगता है। इसीलिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाले टीवी होते हैं ना, सीआरटी, या आपके पास मॉनिटर है बड़े वाले, तो अगर आप उनके करीब हाथ लेके जाएंगे तो आपके हाथ के जो बाल है ना, ये बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, उन्होंने स्टिक कर ले। सर अच्छा स्क्रीन को टच करने से होता था पहले। हाँ जी, वो बड़े वाले में होता है, अभी टच भी ना करें, करीब आ जाए, और अगर जी अभी सर। तारों के नीचे जाए ना, तारों से नीचे जाए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो तभी आपके बाल खड़े हो जाते हैं ऊपर, वो इसी वजह से होता है। हाँ हाँ मोटे वाले टीवी, हाँ उनमें 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 मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, मोटे वाला टीवी जो पीछे की तरफ निकले होते हैं। ये जो है ना अपना, ये जो हमारी एलसीडीज हैं,
इसमें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज हो रहा है ना, उनमें होता है इलेक्ट्रॉन बीम यूज, उनमें इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं ना, करंट। तो ये करंट का क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ओके जी। अच्छा, इस करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का जो पॉजिटिव एक यूज और है, क्वेश्चन है, हाँ ये सब एक क्या कह रहे क्वेश्चन हैं? है हाँ हाँ बोले। सर। जब तूफान आ रहा होता है तो हम्म। उसके अंदर आसमानी बिजली चमक रही होती है, और सर अगर कोई इंसान उसके अंदर मतलब चल रहा है, रोड के ऊपर चल रहा है सर, उसके बाल लहराने लग जाते हैं, तो सर कहा जाता है कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि उसी बंदे को आके आसमानी बिजली स्ट्रक करती है। सर ऐसा क्यों हो, यूसुफ, ऐसा क्यों? यूसुफ जिंदगी रही ना तो ये लेक्चर आपकी जिम्मे है, आप तैयार करें, 2-2.5 महीने आपके पास है। जिंदगी रही अगर क्लास हुई एकेडमी में तो यूसुफ इजाज खान जो है ना वो पूरी क्लास को लेक्चर देंगे अबाउट लाइटनिंग फिनोमेना। ये आपके सर जिम्मे हो अभी गया। तो कोई आंसर नहीं। अभी मैं इतना ही बता देता हूँ कि वो ये जो लाइटनिंग होती है ये फिर आप भी बताएंगे क्लास को। क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, नीचे क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। वो क्लाउड जब डेंस क्लाउड होता है वो क्लाउड फिर नीचे जो है ना जमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है। जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही गिरते हैं। इलेक्ट्रॉन का गिरना बिजली गिरना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहीं पर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर ड्रिफ्ट कर जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि उसे एक हाई वोल्टेज का झटका लगता है, और ये वोल्टेज होता भी बड़ा हाई है, जमीन और बादलों के दरमियान 3000 से 5000 इससे भी ज्यादा वोल्ट पे चला जाता है। बड़ी बड़ी वापडा की लाइनों से भी ज्यादा वोल्टेज होता है इसका। और बाकी फिनोमेना सारा आप ही एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बाल आप लहराने वाले जी, इसलिए बॉल लहराने लग जाते हैं। हाँ अब वो बॉलों पर आ गया उसके पॉजिटिव चार्ज। अब वो जो बादलों के नेगेटिव चार्ज है ना वो उन बालों के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ और कोई बच्चा बोल रहा था अभी, कौन बोल रहा था? जी बच्चों, अब इसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं उसमें पॉजिटिव यूज ये है कि पंखा चल रहा है आपका, सारी मोटर चल रही, और मतलब जहां जहां कोई रोटेशन हो रही है, जैसे एसी में भी इसका रूलर घूम रहा है, तो जहां भी जिस जगह भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, अपना सॉरी रोटेशन पैदा हो गई है, आपने स्विच ऑन किया और चीज घूमने लगी, चाहे डीसी मोटर हो, एसी मोटर हो, कोई भी हो, तो कोई भी फैन हो, कुछ भी तरह का कोई फिनोमिना हो कि जहां पर आपने स्विच ऑन किया और रोटेशन शुरू हो गई, तो समझ जाना ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से है। केमिकल इफेक्ट बच्चों, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जी बच्चे बोलें। सर मैग्नेटिक इफेक्ट में हम राइट हैंड रूल भी तो यूज करते थे ना? वो तो फिर आगे तो बहुत सारे रूल हैं इसमें, इसलिए तो मैंने छोड़ दिया अभी इसको। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, बड़े रूल हैं। वो और चीजें हैं ना, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये तो फील्ड लाइन होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी टेंजेंट के अलाउंग, और जैसे चल रहा है ये मतलब एंटी क्लॉक पर चल रहे हैं ना, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये फील्ड, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पर है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पर है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पर है तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर वायर सर्कुलेट कर रही है ऐसे सोलेनॉइड की तरह, तो फिर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, तो थंब आपको नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा। जहां पर थंब होगा वहां पर नॉर्थ पोल होगा। तो अगर करंट इसमें इस तरह जा रहा है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा, यहां से ये निकलेंगे, यहां पर साउथ पोल बनेगा, यहां से ये एंटर। तो अगर करंट घूम रहा है तो फिर राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, और जहां थंब इशारा करे वो नॉर्थ पोल। अगर करंट स्ट्रेट है तो फिर जहां फिंगर्स घूम रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जी क्रोजलैंड, अब क्लियर है ये? सर ये लूप वाले केस में ऐसे होता है कि एक्सटर्नल हम कहते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, और अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ जा रही होती हैं। हाँ जी, हमेशा मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। वो फिर चैप्टर 14 में आप मुझे लेके जा रहे हैं, मेरे बार मैग्नेट की टाइप्स सारी। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से जब ये नॉर्थ से साउथ निकलती हैं तो फिर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। अब हम अंदर आ गए ना, सोलेनॉइड के केस में हम बेसिकली मैग्नेट के अंदर हैं। ये फिर जब चैप्टर 14 पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको ये क्वेश्चन पॉइंट है ना, क्रिटिक पॉइंट, ये आपको बताऊंगा मैं
कि सोलेनोइड के केस में हमें ये ध्यान में रखना है, जब हम सोलेनोइड के अंदर हैं तो बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि हम एक मैग्नेट के अंदर हैं, और मैग्नेट के अंदर जो है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ है, जैसे एक सेल के अंदर होता है। अब देखिए ना, एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की प्लेट की तरफ, इंटरनली वो कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क है, बस ये कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम इस तरह नहीं कहते कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर खत्म होने के बाद फिर दोबारा पॉजिटिव पर नहीं, बाकी करंट तो वैसे ही चलता है, वो तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला है तो नेगेटिव पर जब पर नहीं आएगा वो पाथ मुकम्मल नहीं होता। वैसे यहां पर होता है कि नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ, फिर साउथ से दोबारा नॉर्थ। तो अगर आप मैग्नेट के अंदर है तो साउथ से नॉर्थ, अगर आप बाहर है तो फिर नॉर्थ साउथ। जी और कोई? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बच्चों? सर ईसीजी पर मैं तैयार कर लूं दोबारा? इकरा जाफर कर लो आप, ईसीजी पढ़ा देना आप। इकरा जाफर आप पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ। क्या चीज, किसमें? असल में ना जो एक तो ये कि ये जो महबूब असलम कह रहे हैं ना सिल्क में, यार सिल्क में करंट नहीं होता, सिल्क में चार्ज पैदा होता है। तो मैंने आपको बताया था इकरा, ये सर सिल्क क्लोथेस में भी करंट इंड्यूस होगा? नहीं, उसमें ना चार्ज इंड्यूस होता है, करंट नहीं होता। हाँ अगर आपने सिल्क के कपड़े पहने हुए और आप उस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर करंट पैदा होगा, नहीं, फिर आपको करंट नहीं लगेगा अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड में गुजारे, क्योंकि सिल्क के कपड़े में वो कंडक्टर थोड़ी है, कपड़ा कंडक्टर होता है। बताना, कोई बता सकता है? सिल्क, अच्छा। अब वो जैसे इकरा कह रही है, हो सकता है कि सिल्क को हमने वैसे पढ़ा था कि ग्लास के साथ जब रब करे या ड्राई स्किन के साथ तो उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाती है, लेकिन मे भी अगर थोड़ा बहुत उसमें लूज इलेक्ट्रॉन हो तो मे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता हो, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू मेटालिक कंडक्टर। बाकी जहां तक आप कह रही है ना, असल में ये दो चीजें हैं। एक ये है कि अगर, क्योंकि वायर की जो हमारे पास है ना मामला, जो करंट का मामला मैंने आपको बताया था वो एक नहीं है। तारे हमेशा हमारी सीधी नहीं रहती, तारे हमारे राउंड शेप में भी हो सकती हैं, दाने स्ट्रेट भी हो सकती हैं। तो अगर वायर स्ट्रेट है तो फिर तो वो चल जाएगा। अब अगर वायर राउंड शेप में जा रही है, ऐसे सोलेनोइड की तरह है, राउंड जा रही है, तो करंट भी अब राउंड जा रहा है, तो अब हम उसका फिर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो ये नेचुरल ही है ना कि अगर वायर स्ट्रेट है तो उसने उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है। करंट ने हमेशा अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी होती है। अब जब वो ऐसे जा रहा है तभी वो अपने अराउंड ही पैदा करेगा ना उसमें। अब अगर हम उसके छोटे छोटे पैच बनाए तो वो ऐसे आया, फिर वो ऐसे आया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है। तो अगर हम छोटे छोटे पैच बनाए और इनको एज ए स्टेट कंसिडर करें तो तब भी यही मामला बनेगा। इसलिए फिर हमने उसको ओवरऑल, जब हमने उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो हमने उसको ओवरऑल ही सम अप कर दिया। हमने कभी अगर करंट सर्कुलेट कर रहा तो आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, हमको मैग्नेटिक फील्ड बता देगा, और अगर स्ट्रेट है तो थंब को फिर सीधा रख के फील्ड लाइंस आप राइट हैंड की फिंगर्स की मदद से पता करो। ठीक है इकरा, ओके? असल में ना यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मतलब केस डिफरेंट है तो राइट हैंड की जो एप्लीकेशन है वो भी डिफरेंट होगी, एक यूनिवर्सल नहीं है। आपने इस राइट हैंड रूल को आपने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया, आपने इस राइट हैंड रूल को और मुख्तलिफ जगहों पर भी इस्तेमाल किया, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता कि भाई अगर आपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है तो आप इसे फिक्स कर लें। नहीं, हमने राइट हैंड रूल की जब एप्लीकेशन की बात की तो हमने कहा भाई दो पॉसिबल केस हैं, हमने उसको फिक्स नहीं किया ना जी। करा, ठीक है, बोलो आप, मतलब उसको एक जगह पे फिक्स ना करो, ठीक है, ओके।
आप उसे फिक्स ना करें ना। आप वो, मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हैं एक जगह पर थम जो है वो करंट की डायरेक्शन में, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अगले केस में वो थम, असल में उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो उसके केस के मुताबिक होगी, मतलब उस किस सिचुएशन में आप उसे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कौन बताएगा आप में से? एनीवन? आप में से कौन सा बच्चा बताएगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ओ भाई बच्चों, किसी को नहीं पता? सर केमिकल डीकम्पोजिशन है जब हम करंट को पास करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर आयंस है। केमिकल डीकम्पोजिशन, ओके, जब उसमें से करंट पास होता है, ठीक है। और कोई? और कोई बच्चा? आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड इनटू आयंस, ये गलत है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इन स्टैटिक चार्ज, हाँ जी बच्चों। अब्दुल रहमान ये क्या कह रहे हो सर? जो आप पढ़ाने वाले हैं वो कोई नहीं जानता? अच्छा हाँ ये ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। असल में ये सारे इसके मुख्तलिफ अंदाजे बयां हैं, मैं इसको ज़रा, आप सारे अपनी जगह पर सही तरह बयान कर रहे हैं इसको, मैं ज़रा इसको बड़ा खूबसूरत वे में ले जाता हूँ। सच अ केमिकल रिएक्शन, सच अ केमिकल प्रोसेस into ions by, जी बिल्कुल ठीक। such a chemical change that is carried out in the presence of current electricity is called electrolysis। जी, केमिकल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट ना कहें, करंट इलेक्ट्रिसिटी कह दें। केमिकल चेंज, a chemical change or a chemical process, chemical reaction that is carried out in the presence of electricity, कोई भी केमिकल चेंज है जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में कर रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं बच्चों। तो इसमें वो मटेरियल, वो लिक्विड जो करंट को कंडक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और उन वायर्स को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं जिनकी मदद से हम करंट इन या आउट करते हैं। और वो कंटेनर जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। ये जरा एक टेक्निकल पॉइंट है। एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी मदद से वोल्टेज मालूम करते हैं। वोल्टामीटर, वोल्टामीटर और चीज है, वोल्ट मीटर और चीज है। तो वोल्टामीटर उस कंटेनर, उस बर्तन को कहते हैं जिसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है। ये कंटेनर है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, ये वोल्टामीटर है। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं जिनकी मदद से करंट इन और आउट होगा। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो सॉल्यूशन जिनमें से, जिसमें केमिकल चेंज ला रहे हैं आप, या जिनमें से करंट पास हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और इस पूरे फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बेसिकली दो बात बता रहा हूँ, फिर छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस कल पढ़ाऊंगा। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ लीव कर रहे हैं। हाँ, आपको मैंने ये बताया कि जो लिक्विड्स हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और वो मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली आप ये देखेंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको यहाँ पर केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर कराऊंगा कि आपको एक ये पता चलेगा कि इस सर्किट में जो बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब क्यों ऑन है। एक लिक्विड कंडक्ट कैसे करता है, एक लिक्विड एक्चुअली कंडक्ट कैसे करता है, उसमें पॉजिटिव आयंस एक्चुअली मूव कैसे करते हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में जो बल्ब होता है वो ऑन कैसे हो जाता है, हाउ क्लोज पाथ इज फॉर्म। और दूसरा ये कि जो अंदर केमिकल चेंज हो रही है वो भी कैसे हो रही है, इंशाल्लाह वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बातें बेसिकली सॉल्यूशन, कोई भी सॉलिड मोल्टन फॉर्म, जैसे सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में कनेक्ट करता है, मोल्टन फॉर्म में कनेक्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं करता सोडियम क्लोराइड, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। वो लिक्विड, वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोड्स वो प्लेट्स, और वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलिसिस। जी बच्चों। सर
हाँ यूसुफ बोल बच्चा, बोल बोल बोल। सर जैसे फर्ज करें दो दोस्त हैं, उनमें से एक टकला है, मतलब उसने मतलब बाल नहीं है उसके सर पे। हाँ 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 सर वो हाँ। दो वायर्स के नीचे से जा रहे हैं, ठीक। दूसरा जो दोस्त है ना, जब उसके सर पे हाथ लगाता है, गंज पे हाथ लगाता है, तो सर उसे शॉक लगता है बहुत जोर से, जबकि सर उसे फील नहीं हो रहा। क्यों? ऐसा तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ऐसा हुआ सर है। ऐसा होता है, सर ऐसा होता है, मैं आपको वही बात कर रहा था उस वक्त। यार ऐसा कैसे हो रहा है? अगर उसका चार्ज डिस्टर्ब हो रहा है, अगर उसका चार्ज पर पॉजिटिव लेट से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके सर पर इंड्यूस हो भी गए हैं, तो फिर उस आप शायद हाँ मेरी बात को उस वक्त समझे नहीं, सर ऐसा होता है। अरे सर चलो ऐसा चलो, हुआ। अच्छा यूसुफ ठीक है, ओके 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 ओके। असल में एक तो सर मैं मेरे कजन की मुझसे बाजू ओहो एक मिनट, मैं फिजिकल पर्सपेक्टिव में देखूं तो उसके इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर चले गए, उस इलेक्ट्रॉन अगर सर्विस के ऊपर हो तो अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उसकी बॉडी पर उस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर मैं बायोलॉजिकली देखूं तो अगर उसकी बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए हैं, कोई इंड्यूस हुआ है, तो उसकी बॉडी में कोई थोड़ी कोई चेंज तो आनी चाहिए। चलिए मे बी हो सर बट सकता है। जब टच की है, दोनों को लगना चाहिए था ना, एक को क्यों लगा? नहीं नहीं उससे तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसकी बॉडी में तो करंट जाएगा नहीं, उसकी बॉडी में तो फील्ड है नहीं। ओके सर। किसी बाहर वाले सोर्स ने उसके सर पे चार्ज इंड्यूस करा दिया, ओके अब वो चार्ज उसके ऊपर आ गया है, लिहाजा अब वो उसकी बॉडी के अंदर से तो पास हो नहीं रहा, उस सोर्स की वजह से, जो एक्सटर्नल सोर्स है जहाँ वो फिर रहा है, वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को, और अगर चले भी गए तो उसके अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर है, सरफेस पर है, उसकी हेड पर है। उन चार्जेस की वजह से अंदर उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई करंट नहीं है। तो जब कोई हाथ लगाएगा तो वो बन जाएगा न्यूट्रल बॉडी, एक बेस्ट कंडक्टर। तो फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी से, उसके सर से दूसरे शख्स की तरफ भागेंगे, तो फिर उसे शॉक सा लग सकता है। जी सर एक और भी है हम्म। सर, वो अर्थ वाली एक मशीन नहीं होती तो किसी को, कौन सी मशीन? अर्थ वाली जिसे अर्थ लगता है, पेंसिल होती है, कुछ ऐसी चीजें बनी हुई होती हैं। अच्छा चले बोले, आगे बोले। सर उसके अंदर से ना मैंने वो निकाला था, और उसके साथ दो बड़े सेल लगा दिए, और उसके ना आगे से दो टर्मिनल होते हैं, और उसके आगे अच्छा। सर वायर लगा के दो रिंग्स बनाई। एक सर मैंने अपने दोस्त को पहना दी और एक मैंने खुद पहन ली। सर जब मैं उसे हाथ लगाता था उसे अर्थ लगता था, और जब वो मुझे हाथ लगाता था मुझे अर्थ लगता था। दोनों को क्यों नहीं लगता था? अच्छा असल में ना, जब आप एक दूसरे को हाथ लगा रहे हैं तो फिर सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं ना आप बेसिकली। अच्छा उस वक्त बट भी सर एक को लगता था, जिसका हाँ, हाथ हाँ। ज्यादा आगे था, उसे लगता अच्छा था। ये जो सीन है ना, ये सीन इंशाल्लाह जब आप आएंगे ना क्लास में, फिर आप वो चीज लेकर आइएगा, फिर मैं उसको सारा देख के स्टडी करके फिर ही बता सकूंगा कि उसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं वो क्या थे, क्या मामला है। ठीक है, ओके हाँ ये तो जब भी होगा, या फिर इसकी कोई डेमोन्स्ट्रेशन आपने बनाई हुई है ना, तो उसको थोड़ा सा पिक्चराइज करके मुझे भेज दें, मैं देखूंगा अगर मैं समझ आ गई तो। और कोई बचा? थैंक यू। जी जी बोले। नहीं नहीं, बेसिक दो इफेक्ट थे जो हमने यूज करने हैं। एक तो हीटिंग इफेक्ट है, मतलब ये हमने आगे रेजिस्टेंस पढ़नी है, ओम्स लॉ पढ़ना है, इसलिए जरूरी था कि हम हीटिंग इफेक्ट को भी पढ़ लें, और इसका असल में जो सोर्स है वो भी देख लें, फिर हमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है, इसलिए हमें पता हो कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में और डीसी डायरेक्ट करंट सर्किट्स में क्या डिफरेंस है। और फिर आगे हमने कैपेसिटर और इंडक्टर को भी पढ़ना है, तो एसी को कैसे कंट्रोल करना है, तो हर जगह पर हम यही बात करेंगे कि हमें पावर लॉस को मिनिमाइज करना है। तो अब बच्चे को पावर लॉस का पता होना चाहिए। और दूसरा, हाँ हाँ बोले। हाँ जी देखें ना, बिल्कुल करेंगे। हमारे पास जो करंट को मेन चीज जो इफेक्ट करने वाली है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर रेजिस्टर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसे चेंज करता है, और रेजिस्टेंस सारी बातें करंट को इफेक्ट करती है। हम उसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और कोई इतना चीज नहीं है, क्योंकि जब हमने ले ही लिया है, कंडक्टर ही ले लिया है, तो फिर इतना ज्यादा हमें बाकी कोई चीज तंग नहीं करेगी। ठीक है,
हाँ, और कोई बोले? और किसी ने कोई बात करनी है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी बोले। ये मैं कल डिस्कस करूंगा, इकरा कल डिस्कस करेंगे ये। हाँ हाँ, ये कल बताऊंगा ना, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नहीं पढ़ाया, अभी उसका ऑपरेशन बताना है, अभी सिर्फ डिस्क्राइब किया उसको थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, ये बच्चा कह रहा है अब्दुलरहमान के परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता, पर परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता? सर उनकी ना सरफेस जो मतलब वो बनी होती है ना, वो मैंने पढ़ा था कि अगर उनका कोई पर शर लगे तो उन्हें करंट फीदर्स होते हैं ना, फीदर्स हो या उनके पाँव पे नहीं लगता होता, क्योंकि उनकी वो मतलब अल्लाह की तरफ से बनावट ऐसी होती है। सर मतलब उनका उनकी सर्किट इंसुलेटेड कंप्लीट टाइप हो होती जाता है, दोनों पाँव रखने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, अगर वो एक पाँव रखते हैं तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होता। इसलिए जब भी उन्हें करंट लगता है तो एक पाँव उनका तार पे होता है और उसकी वजह से वो लटके हुए होते हैं। अच्छा, आप अगर वो दोनों पाँव रखते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता? सर दोनों पाँव रखने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर सर्किट कंप्लीट होता है फिर तो करंट लग जाना चाहिए। सर हाँ हमदुल्ला बोल बच्चे। सर ये ना नवंबर में ना हमारे यहाँ लालपीर में भी ना तकरीबन 2 दिनों के लिए ना इस तरह पावर डाउन रही थी वो। सर उसकी जब वजह उन्होंने तहकीक की ना, तो सर वो उन्होंने ओवरऑल सारी लाइंस देखी तो पता चला कि ना एक जगह पे ना शॉर्ट सर्किट हुआ था। एक वहाँ हसनात 1 मिनट में जरा हमदुल्ला से बात करूं। जी हमदुल्ला बोल बच्चे। सर वहाँ ना सर एक परिंदा था, उसने ना 2 वायर्स पे, यानी कि दो परिंदे थे, एक इस साइड पे था और दूसरा इस साइड पे था, तो सर वो दोनों ना मिले हुए थे और वो इस तरह ना एक दोनों वायर्स ना मिल गई थी, तो उधर उसकी पिक्चर्स भी आई थी। तो सर वो जला हुआ था, यानी कि वो वायर्स के मिलने, यानी कि मेरे ख्याल में शायद कोई सर्किट कंप्लीट हुआ है तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो सर मुझे नहीं लगता कि अगर 2 पाउंड दोनों रख दें इकट्ठे तो उससे तो नहीं होता। हाँ अगर दोनों वायर्स मिल जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट जरूर हो सकता है। अच्छा जी हसनात। असल में ये हसनात वाला पॉइंट ठीक है और हमदुल्ला भी ठीक कह रहे हैं। लाइबा उबैद आप जरा सुनिएगा, अहमद आप भी सुनिएगा। असल में ना परिंदा जब एक तार पे बैठा है उसके जो दोनों पाँव है ना, उसके दोनों पाँव जो हैं वो एक ही वायर पर हैं। पहला पाँव भी उसी वायर पर है, दूसरा पाँव भी उसी वायर पर है, और दोनों वायर्स का जो पोटेंशियल है ना, दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है जहां उसके पर है वो सेम है, क्योंकि एक वायर में जो करंट जा रहा है ना उस तार के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि तार के ना एन टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। विद इन तार यूनिफॉर्म फील्ड होती है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल होता है। इसलिए जब परिंदा एक तार पे बैठा है, हंजला ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ये भी ठीक है, तो इसलिए उसे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली उबैद उसकी दोनों टांगों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक हाथ किसी वायर पर लग जाता है तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। हाँ, दूसरा शख्स जो आपको बचाने आ रहा है वो बजाय आपको बचाने के वो आपको भी मारा है, खुद भी मरेगा, क्योंकि वो जब आपको हाथ लगाएगा तो फिर वो अपने पाँव के जरिए आपका सर्किट कंप्लीट कर सकता है। अक्सर वापडा के लोग जो खुदा ना खास्ता किसी एक तार पे झूल जाते हैं वो बच जाते हैं। एक तार अगर आपने पकड़ी हुई और आपके पाँव हवा में है, एयर इंसुलेटर है, तो आप बच जाएंगे। तो वो जब आपके पाँव खंबे पर होते हैं, खंबा कंडक्टर है और फिर वो ग्राउंड पर करंट कंप्लीट हो जाता है, पाँव आपके मुकम्मल तौर पर इंसुलेटर पे नहीं होते, शूज आपके इंसुलेटिंग नहीं होते, इसलिए बेचारे वापडा वाले बेचारे शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए जब परिंदा, जैसे भी इसने हंजरा ने बात की, जब वो उड़ता है या उड़ते हुए बहुत सारे अगर कवे बैठे हों और फिर आपको पत्थर मारे और फिर वो एकदम हड़बड़ा कर उड़ते हैं और उनके उड़ते हुए पर अगर 2 तारों को टच करें, 2 मुख्तलिफ, जैसे हमारी गली में 5 तारें जा रही हैं स्ट्रीट वायर्स, ऊपर वाली 3 जो है ना वो लाइव हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर में 3 सेकेंडरी कॉइल लगी हुई हैं, इसलिए 3 वायर्स लाइव हैं, 2 नीचे वाली न्यूट्रल है। तो अगर वो ऊपर वाली 2 वायर से भी लग जाए ना तो तब भी थोड़ा बहुत करंट लगेगा, मरेगा नहीं। हाँ, अगर उसके जो पर है वो पहली और चौथी से लग जाए या दूसरी और चौथी से लग जाए
या तीसरी और चौथी से लग जाएं, या तीसरी और पांचवी से लग जाएं, फिर उन्हें करंट लगेगा। तो लाइबा जब वो एक तार पे बैठे ना तब उसका सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसमें से करंट नहीं जा रहा, उसके दोनों टर्मिनल जो है, कनेक्टर है परिंदा, उसके दोनों टर्मिनल्स एक ही पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट 0 है। हाँ, जब वो दो डिफरेंट वायर्स को टच करेगा, वो भी एक लाइव हो और एक न्यूट्रल हो, फिर फर्क पड़ेगा। ओके जी हंसला, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है जी। यूसुफ सर बिल्कुल हाँ, जोसेफ क्या कह रहे हो? मोस्टली जो अर्थ लगता है किसी जी? चीज से, जैसे कंप्यूटर वगैरह से अर्थ लगता है सर, उसमें हाँ, भी हाँ। तो ऐसा होता है, अगर आपने शूज पहने हुए हैं तो आपको नहीं लगता, अगर आपने नहीं पहने हुए तब जोर हाँ से हाँ, लगता है। अगर आप इंसुलेटिंग शूज पहने हुए, ये कल जो है ना, ये आपको मैं ये दिखाऊं ना, ये जो एक डब्बी सी यहाँ पे नजर आ रही है आपको, अब ये नजर आ रही है डब्बी, यस सर। इस डब्बी में ना ये मेटालिक स्ट्रिप है जो आप जेब पर लगाते हैं, जहां से आप ग्रिप करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में ना सैटरडे को मेरे ख्याल में मुझे इसमें करंट लग रहा था, मैं इसे हाथ लगाता था ना, मुझे अच्छा खासा करंट लग रहा था। हालांकि ये सिंपल माइकी वायर है, इसमें इतना करंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफी शौक लग रहा था और मैं इसे हाथ लगा रहे से कतरा रहा था। मुश्किल से मैंने साइड से तारों को पकड़ के इसे जेब में डाला। तो अभी मैंने शफीक को कहा ना, तो उसने कहा सर वो टीचर वगैरह से हाथ लगाते हैं तो पसीना वगैरह, मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो वो यही हुआ है ना कि इसके अंदर एक वायर होगी और इस डब्बी के अंदर हो सकता है, क्योंकि इस डब्बी के अंदर सेल लगा हुआ है, तो सेल लगा हुआ है ना इसके अंदर, वो कहते हैं सर इसमें एक सेल डला हुआ है, तो सेल लगने की वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर ना कोई वो मामला होगा, कोई बेयर वायर वाला मामला होगा। तो जब वो पसीना वगैरह लोगों ने, टीचर्स ने इसको हाथ लगाया, पसीना इसको लगा, तो वो कहीं पसीना इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया होगा, तो उसने अंदर वाले टर्मिनल को, इस बाहर वाले जो ये मेटालिक स्ट्रिप है उस तक, उस पसीने ने ना, क्योंकि उसमें साल्ट होता है, एक कनेक्टिंग पाथ दे दिया, जिसकी वजह से वो सारा चार्ज जो अंदर था वो बाहर आ गया। जो अंदर करंट थोड़ा बहुत चल रहा है ना, चार्ज उसमें आ रहा है, वो बाहर भी आ गया। तो जैसे मैं इसे हाथ लगाता था ना, तो मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि जैसे मैंने इसकी इसी माइक की नंगी तार को हाथ लगा दिया, ऐसा लग रहा था। तो आज नहीं है इसमें वो करंट ना, तो ये हो जाता है। ये जो अर्थ वाली मैंने आपको बताया था फ्रिज वगैरह पर, वो इसी CPU पर, वो इसी वजह से है कि चार्ज बाहर आ जाता है, तो जैसे आप हाथ लगाते हैं तो फिर वो करंट फ्लो कर जाता है, आपको थोड़ा एक शॉक, छोटा सा शॉक का लगता है। जी बच्चों, और कोई पॉइंट? अक्सर बारिश वगैरह के दिनों में ना, मेरे घर की दीवारें, खासतौर पर मेरे जो अपर फ्लोर है ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है, ये जो लोग जिनके घर में मतलब डबल ट्रिपल स्टोरीज है ना, इन्हें ये चाहिए असल में ना, मैंने एहतियात की कभी, हालांकि मैं जानता हूँ, बस वो सुस्ती कह लो, और कुछ हमारे मतलब पढ़े लिखे हम इंजीनियर्स को कंसल्ट नहीं करते, वरना जितने भी फर्स्ट फ्लोर वाले या सेकंड फ्लोर वाले जिनके घर है ना, या आप लोग अगर अपनी कोठियां बनवा रहे हैं या बनाएंगे, तो आप लाजमी जो है ना, वो जो ग्राउंड